Assalamu alaikum students. Welcome to my channel and today we'll study acid and bases part 3. I hope आप लोगों को मेरे first two parts regarding this chapter समझ में आए होंगे. आप लोगों के बहुत कमेंट्स भी मुझे मिले उसमें, आप लोगों की बहुत तारीफ आप लोगों ने की, बहुत बहुत शुक्रिया उसका. फिर से मेरे पास केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड सजेशंस आए कि मैं वो पढ़ाऊँ आपको. सो इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट आई हैव टू मेक सर्टेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर फॉर द स्टूडेंट्स उस चैप्टर से पहले. अदरवाइज उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे. सो आई विल मेक दोज कॉन्सेप्ट्स क्लियर फर्स्ट एंड देन इंशाल्लाह वेरी सून आई विल मेक अ वीडियो ऑन केमिकल बॉन्डिंग एज वेल एज केमिकल इक्वेशंस. तो आइए शुरू करते हैं. तो चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास इस पार्ट के, जो कि लास्ट पार्ट होगा एसिड एंड बेसिस का, we'll start from strength and concentration. Keep in mind they are two different terms and it is a very important section of this part, so we have to study it thoroughly. Strength and concentration, moving towards the measurement of acids and alkalis. So first we will study pH scale, then we will study how to measure the pH. There are three methods. We'll study them one by one, starting with universal indicator, pH sensor attached to data logger and pH meter. ये three methods हैं जो के use होते हैं pH की measurement में. Moving on, we'll study the importance of pH. It's once again a very important section. Moving towards importance of pH of soil. How can we control the acidity of soil? And finally, types of oxides, जिनमें हमारे पास आते हैं acidic, basic, amphoteric and neutral oxides. और जो last section होगा हमारे पास, if we have an unknown oxide, then how will we classify that oxide into the above four mentioned types. तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं अब हम, starting with strength and concentration. Strength refers to how easily an acid or alkali ionizes in an aqueous solution. सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एसिड अगर एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, फॉर एग्जांपल इफ वी आर डिसॉल्विंग इट इन वाटर, तो जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वो आता है आयोनाइजेशन का. अपने आयोनिक बॉन्ड्स में ब्रेक हो जाता है एसिड. इसी वजह से वी आइडेंटिफाई इट इन एड एन एसिड और एन अल्कली. फॉर H positive ions we identify as an acid, for OH negative we identify as an alkali. So strength जो कि डिफाइन किया गया है वो ये है कि कितना इजीली आयोनाइज हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में. जितना ज्यादा इजीली आयोनाइज होगा एसिड या अल्कली, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या अल्कली होगा. स्ट्रॉन्ग एसिड या अल्कली होगा. आई रिपीट अगेन, इट इज मेजर्ड in terms of ionization. Simple enough. Strong acid, जो कि strong acid होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, जो easily ionize होगा, इसका मतलब है वो completely ionize हो जाएगा. If an acid completely ionizes in water, for example hydrochloric acid है, so we will consider it a strong acid. But ethanoic acid है, for example acetic acid, दोनों same name है of CH3COOH. It does not fully ionizes in water. It partially ionizes. जब ये partially होता है, so we can say that it is a weak acid. ये इसकी complete definition है.
कि जो एसिड या जो अल्कली कंप्लीट आयोनाइज हो जाए दैट वुड बी स्ट्रॉन्गर, एंड जो पार्शली होगा वो वीकर होगा। कंसंट्रेशन क्या है? ये कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है एंड इट इज कंप्लीटली डिफरेंट टू द स्ट्रेंथ। कंसंट्रेशन जो होती है refers to how much substance is dissolved in 1 dm cube of water। मतलब कंसंट्रेशन हम चेंज कर सकते हैं अगर हम किसी भी एसिड में ज्यादा वाटर डाल दें या ज्यादा एसिड डाल दें। अगर ज्यादा वाटर डाल देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा एसिड या अल्कली। अगर मैं फॉर एग्जांपल एसिड को लूं, उसमें ज्यादा वाटर डाल दूंगा तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। अगर उसमें ज्यादा एसिड डाल दूं, वाटर कम हो, तो वी विल कॉल इट अ कंसंट्रेटेड एसिड। सो दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। it has nothing to do with strong or weak. It is concentrated and dilute. So it is vital to understand that the strength of an acid is not affected by a concentration. For example, इथेनोइक एसिड है, हमने ऊपर इसको क्लासिफाई किया इट इज अ वीक एसिड। क्यों? क्योंकि वो पार्शियली आयनाइज होता है, बट उसको इसकी एक्वस सॉल्यूशन हमने बनाई वाटर के साथ, और उसमें वाटर हमने कम डाला और ये इथेनोइक एसिड हमने ज्यादा डाला। सो इट विल बी अ कंसंट्रेटेड एसिड, ऑल्सो इट विल बी अ वीक एसिड। वीक क्यों? आयनाइजेशन की वजह से। और कंसंट्रेटेड क्यों? क्योंकि वाटर उसके अंदर कम है। दे आर डिफरेंट टर्म्स। Dilute acid is not the same as weak acid. Similarly, a strong acid is not the same as a concentrated acid. इस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था, this topic is the most important topic of this part. So you have to understand the difference between strength and concentration. Moving on, we'll study pH scale now. एक स्केल होता है ये pH स्केल कहलाता है। इट हैज नंबर्स बिटवीन 0 to 14। हमको ये स्केल ये चीज बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल से मुराद ना वो एसिडिक होती है ना वो बेसिक होती है। फॉर एग्जांपल वाटर इज नॉट एसिडिक नॉट बेसिक। इफ वैल्यूज आर लेस देन 7 सो इट मींस एसिड है। इफ वैल्यूज आर ग्रेटर देन 7 इट मींस बेसिक सॉल्यूशन है। अगर इक्वल 7 होगा इट मींस इट्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी वाटर की। ये डिपेंड करती हैं वैल्यूज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस की। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक बताते हैं। जितनी ज्यादा कम वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 1 2 3, इट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड है। 4 5 6 मींस वीक एसिड। सिमिलरली 8 9 10 अगर हैं मींस weak alkali, and 11 12 13 14 it means strong alkali. So depends upon the concentration of H positive and OH negative ions. एक पिक्चर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी जिसमें डिफरेंट कॉमन चीजें शो हुई हुई हैं जिनकी पीएच क्या क्या है। स्टार्टिंग विद द बैटरी, एंडिंग विद द ड्रेन क्लीनर। दे आर द मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट अल्कलाइन थिंग्स। Then we have stomach acid, lemon, vinegar, tomato, etc. etc. You can see in this picture, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी जो कॉमन हमारी हाउस होल्ड की चीजें हैं which are acidic and basic in nature. Moving further, अब इस pH का जो स्केल मैंने आपको बताया, how can we measure it? There are 3 methods. First one is universal indicator. Second is pH sensor attached to a data logger. You can refer to my first video regarding measuring physical quantities, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि data logger क्या होता है. So I hope if you go back to that video, you will understand what is a data logger. Still, I will briefly discuss it here also. And finally, जो instrument हमारे पास होती है, that is pH meter. We'll study one by one, moving towards universal indicator.
यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डाइज, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है और पीएच पेपर की फॉर्म में भी हो सकता है। अभी किस तरह से काम करता है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पीएच, जैसे मैंने बताया 0 से 14 के लिए इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं और वो कलर्स का टेबल हमारे पास गिवन होता है। अब फॉर एग्जांपल 8 पीएच की वैल्यू पे येलो कलर है, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल, इट्स नॉट अ फाइनल कलर। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास येलो कलर आ गया पीएच पेपर पे, सो वी विल check it from the table कि yes this is 8th of value, so this is a weak alkali for example anything। इसके अलावा भी हमारे पास कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको नीचे टेबल में शो होंगे इंशाल्लाह, अभी मैं दिखाऊंगा। ईच इंडिकेटर गिव्स वन कलर इन एसिडिक व्हाइल द अदर कलर इन अल्कलाइन। जो कॉमन इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा जो अभी आपको टेबल पे भी नजर आएंगे, दे हैव टू सेट्स ऑफ कलर, ओनली टू कलर्स। अगर चीज एसिडिक होगी तो वो एक कलर शो करेंगे, बेसिक होगी तो अलग कलर शो करेंगे। बट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दे विल ओनली शो कलर एट अ सर्टेन पीएच रेंज। अगर वो सब्सटेंस उस पीएच रेंज में आता है देन ओनली दे विल शो कलर, अदरवाइज दे विल नॉट। ये लिमिटेशन है इनकी। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है, there are many indicators, common indicators such as methyl orange, screened methyl orange, litmus, bromothymol blue and phenolphthalein। phenolphthalein काफी commonly use होता है and methyl orange also। तो for example methyl orange को मैं लूंगा, बाकी सबकी इसी तरह से होती हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर देता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर येलो कलर देता है। बट एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर अगर वो पीएच रेंज है जिसमें वो चेंज करेगा इंडिकेटर कलर, दैट वुड बी 3 to 5। Moving further to the second instrument, which is a pH sensor attached to a data logger। It's an electronic apparatus, more effective apparatus है। दो पार्ट्स होते हैं इसमें, एक डेटा लॉगर होता है, एक पीएच सेंसर होता है। इन दोनों को वायर के थ्रू अटैच किया जाता है, कम्युनिकेशन केबल भी होता है इसमें। सेंसर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है या सब्सटेंस है जिसका हमको पीएच चाहिए उसमें हमने सेंसर डिप किया और जो स्क्रीन होती है डेटा लॉगर पे उस पर रिजल्टेंट पीएच शो हो जाती है। इट इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी शोन ऑल्सो ऑन योर स्क्रीन। सेंसर एक अटैच हुआ हुआ है, वो हमने सॉल्यूशन में डिप किया और हमारे पास पीएच आ रही होती है। फाइनली वी हैव अ पीएच मीटर। इसमें और डेटा लॉगर विद अ सेंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है कोई, बस एक ये डिफरेंस है कि इसमें पार्ट्स नहीं होते। पीएच मीटर एज अ होल इंस्ट्रूमेंट होता है और मोस्ट कॉमनली साइंटिस्ट यही यूज करते हैं बिकॉज इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। आपको नजर आ रही होगी तस्वीर में भी, इट इज अ कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल जैसे सेकंड इंस्ट्रूमेंट थी, काम वैसे ही होता है इसमें। जो भी सॉल्यूशन है हम उसमें डिप करते हैं और हमारे पास रिजल्टेंट पीएच आ जाता है। मूविंग फर्दर टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन अगेन। आपको मैंने बताया भी था ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स में। इम्पोर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ। अल्लाह ताला ने जो हमारी बॉडी बनाई है उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच हमको खुद अंडरस्टैंड करने को मिल जाती है। बिकॉज इफ वी सी दैट आवर ब्लड, हमारा ब्लड जो है मॉडरेटली अल्कलाइन होता है, बिल्कुल स्लाइट होता है बल्कि। पीएच इसकी 7.4 होती है। अगर हम एक इंजेक्शन का डोज लें डॉक्टर से और एक स्लाइट अहेड पीएच स्केल में हम रखें, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट अहेड भी कर लें इसको, और 8 पे, 8.3 पे, 7.7 पे, वी विल डाई। बिकॉज जो पीएच पे हमारा ब्लड है उसी पीएच पे हमको डोज होनी चाहिए इंजेक्शन की। इफ नॉट then our body cannot sustain that and we will die। So how much important pH is? Extremely important for our body and also for our health care। Right amount of pH must be injected to our body since our body, जैसे कि मैंने आपको बताया, can only sustain that it if थोड़ा मोर अल्कलाइन हो जाए डोज या थोड़ी एसिडिक की तरफ चली जाए डोज, आवर बॉडी कैन नॉट सस्टेन दैट एंड वी विल डाई। मूविंग फर्दर
to the importance of pH of soil. क्योंकि हमारी कंट्री भी एग्रीकल्चरल कंट्री है और जो भी कंट्री में मोस्टली all of the countries of the world have emphasized on agriculture. So it is a very important subject for the economy of a country also. किस तरह से कि अगर हम जनरली स्टडी करें तो सॉइल की पीएच जो होती है इट इज अराउंड 4 to 8. इट वी कैन इन्फर फ्रॉम दैट दैट स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल होती है सॉइल. इफ द पीएच इज नॉट कंट्रोल्ड then it can hinder the growth of plants. इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे पीएच को तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी. मूविंग ऑन, if we see, if I give you certain examples of cabbages and wheat, they grow around at pH of 6 to 7 and potatoes and peanuts grow around at 5 to 6. इट मीन्स कि इसी रेंज के अंदर बेस्ट प्लांट्स ग्रो करते हैं. अगर पीएच स्लाइटली लोअर हो जाए लेस देन 5 और ग्रेटर देन 9 देन प्लांट्स विल नॉट ग्रो एट ऑल. वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट द पीएच ऑफ सॉइल इज. ऑप्टिमम रेंज प्लांट्स की ग्रोथ की इज बिटवीन 5 to 7 और जनरली अनसूटेबल सॉइल की पीएच होने की वजूहात ये होती हैं कि एक्सेसिव यूज हो जाता है फर्टिलाइजर्स का खास तौर पे और बहुत ज्यादा रेन्स जो होती हैं. वी ऑल नो दैट द सीजन की जो पहली रेन होती है दैट इज मोर एसिडिक इन नेचर. तो इफ इट पोर्स डाउन हेवीली ऑन द लैंड द सॉइल कैन बिकम मोर एसिडिक. दीज आर द टू मोस्ट कॉमन रीजंस. डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा जो आइडियल रेंज है पीएच की for plant growth, otherwise the plants will not grow. Moving on, how to control acidity of the soil. Farmers के लिए भी बहुत important होता है, इसीलिए मैंने बोला था it is very important for the economy of a country also. If the soil is too much acidic, so हम उसमें chemicals add करते हैं in order to control its pH. बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको बेसिस के पार्ट 2 में यूज बताया था गैस्ट्रिक पेन्स को रिलीव करने के लिए वी यूज अल्कलीज. क्यों? न्यूट्रलाइज करती हैं वो एसिडिक नेचर को हमारे बॉडी के अंदर जो है. सिमिलरली जो केमिकल्स अब यूज करेंगे हम दे विल ऑल्सो बी अल्कलीज. क्यों? बिकॉज दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ एसिड. क्विकलाइम, that is calcium oxide, or slaked lime, calcium hydroxide, both are bases. They are added to the soil to reduce acidity. इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग. इस प्रोसेस को हम लिमिटिंग बोलते हैं. क्यों? वी आर एक्चुअली लिमिटिंग द एसिडिटी ऑफ द सॉइल. बट वी हैव टू मॉनिटर द अमाउंट एडेड, बिकॉज अगर हम मॉनिटर नहीं करेंगे और ये ज्यादा अमाउंट में डाल देंगे तो द सॉइल विल बिकम मोर अल्कलाइन. और मोर अल्कलाइन सॉइल में भी अगर इतनी अल्कलाइन हो गई कि उसका पीएच ग्रेटर देन 9 हो गया तो द प्लांट्स अगेन विल नॉट ग्रो. सो वी विल हैव टू मॉनिटर इट. इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू दिस. वी हैव टू मॉनिटर इट ऑन बोथ साइड्स. एक्सेसिव लाइन जैसे कि मैंने बताया कैन मेक द पीएच गो अबव 9 एंड अनसूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ. मूविंग फर्दर, this is the second last to be more precise topic of our acid and bases part 3. They are the type of oxides. Oxide क्या होता है सबसे पहले बताना ये जरूरी है. It is a compound of oxygen and the other element. किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड ऑक्साइड कहलाता है. When oxides dissolve in water, they form either acids or either alkalis. 4 टाइप्स के होते हैं हमारे पास ऑक्साइड्स. दे आर एसिडिक, बेसिक, एम्फोटरिक एंड न्यूट्रल. आइए हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं. एसिडिक ऑक्साइड्स, सॉरी, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, मोस्टली गैसेस होते हैं नॉन मेटल, दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स. सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी.
मोस्टली ऑक्साइड्स नॉन मेटल के जो कि गैसेस फॉर्म में होते हैं, दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स. एसिडिक ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर एंड दे फॉर्म एसिड्स. सिंपल सी प्रॉपर्टी है, दे डिसॉल्व इन वाटर, एसिडिक नेचर है, दे विल ऑब्वियसली फॉर्म एसिड्स. एग्जाम्पल हम लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की. इफ इट डिसॉल्व इन वाटर, it forms sulfurous acid. It's not sulfuric because sulfuric is SO4. This is SO3. It's sulfurous acid. They do not react with acids but react with alkalis. They can react with alkalis and the byproduct will be salt and water. एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसी प्रॉपर्टी की. If sulfur dioxide reacts with an alkali, that is sodium hydroxide, it forms a salt that is sodium sulfite and water. And keep in mind it's sulfite with T, not with D. Sulfide is a different compound and sulfite is a different compound. कुछ कॉमन एसिडिक ऑक्साइड्स आपको टेबल में नजर आ रहे होंगे. दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड फॉस्फोरस ऑक्साइड. मोस्टली दे आर गैसेस. कुछ सॉलिड भी होते हैं और अगर इनको हम वाटर के साथ डिसॉल्व करें तो हमारे पास इस तरह के एसिड्स बनते हैं. दे आर कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक एंड फॉस्फोरिक एसिड. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिक ऑक्साइड्स का, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड एन एसिडिक ऑक्साइड. क्यों इसी के बारे में बोला गया? बिकॉज इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. तो जब हम इसको अल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सोडियम सिलिकेट एंड वाटर. सोडियम सिलिकेट इज अ सॉल्ट एंड वाटर. It means if this oxide is reacted with alkali, it forms salt and water. और ये वही प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी कि acidic oxides react with alkalis to form salt and water, which means that SiO2, that is silicon dioxide, is an acidic oxide. Moving further, the second type is of basic oxides. जिस तरह से एसिडिक ऑक्साइड्स थे मोस्टली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, बेसिक ऑक्साइड्स आर मोस्टली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स. दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन इसमें एक्सेप्शंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स, दे रेडिली डिसॉल्व इन वाटर. दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जिस तरह एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करते थे अल्कलीज के साथ, बिल्कुल इसी तरह बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ टू फॉर्म salt and water as the byproducts. Example हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, which is a basic oxide. We react it with nitric acid and it forms a salt that is calcium nitrate with water. The third type of oxides are amphoteric oxide. Chemistry term है ये. क्यों ये term दी गई? ये special oxides हैं which can react with both acids and bases. एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड ऑक्साइड आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसमें से हम जिंक ऑक्साइड की एग्जांपल यहाँ पे लेंगे. एसिड एंड बेस के साथ इसका रिएक्शन है. अगर हम हाइड्रोक्लोरिक के साथ इसको रिएक्ट करें तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, दैट इज जिंक क्लोराइड एंड वाटर. एंड अगर इसी ऑक्साइड को हम बेस के साथ रिएक्ट कराएं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, we will see the byproduct that are sodium zincate and water. And finally we have neutral oxides. ये भी एक स्पेशल क्लास ऑफ ऑक्साइड्स है जिनकी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते. ना दे शो, नॉट दे शो बेसिक प्रॉपर्टीज, नाइदर दे शो एसिडिक प्रॉपर्टीज. They are called neutral oxides. They are all insoluble in water except for water itself. Because water is also a neutral oxide, तो water को water में dissolve तो हम कर नहीं सकते. That is the exception. Examples इसकी क्या है? Water, carbon monoxide and nitric oxide, that is NO and CO and H2O. These three examples are of neutral oxides. तो finally हमारे पास जो last topic है
it is how to classify an unknown oxide. एक टेबल आपको नजर आ रहा हो स्क्रीन पे, एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है विच आई विल टेल यू इन डिटेल हियर कि कोई भी हमारे पास अननोन ऑक्साइड है तो सबसे पहले वी विल आस्क दिस क्वेश्चन and we will check it. Does this oxide dissolve in acid? If yes, then it will be a basic or amphoteric oxide. If no, it will be either acidic or neutral oxide. If, for example, oxide dissolve karta hai acid mein, I am going towards the left side. So either it will be basic or amphoteric. Then we will check either the oxide is soluble in alkali. If it is soluble, then it will be amphoteric. If it is insoluble, then it will be basic. Similarly, अगर ऑक्साइड डिसॉल्व करा एसिड में तो हम लेफ्ट साइड पे गए थे. इफ इट डज नॉट डिसॉल्व, आइदर इट इज एसिडिक और न्यूट्रल. सिमिलर थिंग हम चेक करेंगे, either this oxide is soluble in alkali or not. If it is soluble, then it will be an acidic oxide. If it is insoluble, it means it doesn't show any acidic or basic nature. That would be a neutral oxide. So एक simple सा flow chart है and you should memorize this in order to check either the oxide is acidic, basic, amphoteric or neutral. So guys, this was the whole chapter of our acid and bases. I hope आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा. If कोई भी point आपको इसमें समझ नहीं आया हो, you can always refer to the part 1 which is primarily about acids, part 2 is primarily about bases and part 3 is about both and their measurements also. So I hope इस आप लोगों को समझ में आया हो ये सब. कोई भी चीज समझ में इसके बावजूद भी आपको नहीं आई, यू कैन ऑलवेज कमेंट, यू कैन ऑलवेज सजेस्ट मी न्यू थिंग्स एज वेल. एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक इसमें से समझ में नहीं आ रहा है और एंड यू वांट मी टू elaborate it further, you can comment me. स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, I have complete notes of this acid and bases as well as measuring physical quantities chapter. If you want, you can mail me. email address भी आ रहा होगा, Facebook page भी आ रहा होगा आपके पास स्क्रीन पे, so you can always refer to that, inbox me. I hope that you will like this video, you will share it and comment it to others. Share as much as you can. I hope that you will be satisfied. If anything you want me to improve on, I'll be happy that you would suggest me that. Thank you. Jazakallah.